हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में 2 बुक हमने कंप्लीट कर ली। ये हमारी तीसरी बुक है। तो आइए इसकी देखते हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट, सत्ता की साझेदारी। ये वो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हमारे वार्षिक परीक्षा 2023 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो देखें प्रश्न नंबर 1, सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर देखिए, जब किसी शासन व्यवस्था में हर सामाजिक समूह और समुदाय की भागीदारी सरकार में होती है। सरकार में किस-किस की भागीदारी होती है? एक तो हर सामाजिक समूह की होनी चाहिए और हर समुदाय की होनी चाहिए। तो इसे सत्ता की साझेदारी कहते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, लोकतंत्र का मूल मंत्र क्या है? तो मूल मंत्र, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, 1 नंबर में आने लायक। तो इसका उत्तर है सत्ता की साझेदारी। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में सरकार का चुनाव कैसे होता है? तो भारत के नागरिक सीधे मताधिकार के माध्यम से अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं और लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि और लोगों द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि होते हैं वो किसको चुनते हैं? सरकार को। प्रश्न नंबर 4, भारत में चुनी हुई सरकार के मुख्य कार्य क्या होते हैं? तो उत्तर देखिए, भारत में एक चुनी हुई सरकार रोजमर्रा का शासन चलाती है और नए नियम बनाती है या पुराने नियमों और कानूनों में क्या करती है? संशोधन करती है। प्रश्न नंबर 5, लोकतंत्र में यह क्यों आवश्यक होता है कि सत्ता का बंटवारा अधिक से अधिक लोगों के बीच हो? यह भी महत्वपूर्ण आने लायक प्रश्न है। किसी भी लोकतंत्र में हर प्रकार की राजनीतिक शक्ति का स्रोत प्रजा होती है। यह लोकतंत्र का एक मूल मंत्र या सिद्धांत है। ऐसी शासन व्यवस्था में लोग स्वराज की संस्थाओं के माध्यम से अपने आप पर शासन करते हैं। एक समुचित लोकतांत्रिक सरकार में समाज के विविध समूहों और मतों को उचित सम्मान दिया जाता है। जन नीतियों के निर्माण में हर नागरिक की आवाज सुनी जाती है। इसलिए लोकतंत्र में यह जरूरी हो जाता है कि राजनीतिक सत्ता का बंटवारा अधिक से अधिक नागरिकों के बीच हो जाए। प्रश्न नंबर 6, समाज में सौहार्द और शांति बनाए रखने की सत्ता की साझेदारी की क्या भूमिका है? शांति और सौहार्द बनाए रखने में सत्ता की साझेदारी की क्या भूमिका है? तो देखें, सत्ता की साझेदारी से विभिन्न सामाजिक समूहों में टकराव को कम करने में क्या मिलती है? मदद। ये छठा प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7, सत्ता की साझेदारी के 2 कारण लिखने। तो सत्ता की साझेदारी के 2 कारण होते हैं, एक है समझदारी भरा कारण और दूसरा है नैतिक कारण। क्वेश्चन नंबर 8, सत्ता की साझेदारी के मुख्य रूप क्या है? तो मुख्य रूप देखें, शासन के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा, शासन के विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा, और अगला है सामाजिक समूहों के बीच सत्ता का बंटवारा और विभिन्न प्रकार के दबाव समूहों के बीच सत्ता का बंटवारा। ये प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 9, न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या होता है? तो न्यायपालिका का काम होता है यह देखना कि विधायिका और कार्यपालिका सभी नियमों का सही ढंग से पालन कर रही है या नहीं। प्रश्न नंबर 10, संसद का मुख्य काम क्या होता है? तो नए कानून बनाना और पुराने कानूनों में क्या करना? संशोधन। ये महत्वपूर्ण प्रश्न। तो ये थे हमारे इस वाले चैप्टर में से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमने कवर कर लिए, और ये चैप्टर फर्स्ट था। इसके अगले वाले चैप्टर हम जल्दी अपलोड करेंगे, और पुरानी 2 बुक अगर आपने नहीं देखी है तो वो जाकर जरूर देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, इसमें देखते हैं अध्याय 2, संघवाद। तो देखें इसके उत्तर। संघवाद किसे कहते हैं? तो शासन की वह व्यवस्था जिसमें किसी देश के अवयव, इकाइयों और एक केंद्रीय शक्ति के बीच सत्ता की साझेदारी हो। एक तो बहुत सारी इकाइयां हो और एक केंद्रीय शक्ति, उसके बीच सत्ता की जो साझेदारी होती है वो संघवाद कहलाती है। किसी भी संघीय व्यवस्था में सामान्य तौर पर सरकार के कितने स्तर होते हैं? तो देखें, किसी भी संघीय व्यवस्था में सामान्य तौर पर सरकार के 2 स्तर होते हैं। एक स्तर पर पूरे देश के लिए सरकार होती है, पूरे देश के लिए सरकार, और दूसरे स्तर पर राज्य की सरकारें होती हैं। संघीय व्यवस्था के मुख्य लक्षण क्या है? तो संघीय व्यवस्था के मुख्य लक्षण देखें तो इस प्रकार की शासन व्यवस्था में 2 या 2 से अधिक स्तर हो सकते हैं। शासन के विभिन्न स्तरों द्वारा नागरिकों के एक ही समूह पर शासन किया जाता है और हर स्तर का अधिकार क्षेत्र अलग होता है। संविधान में सरकार के विभिन्न स्तरों के अधिकार क्षेत्रों के बारे में साफ साफ उल्लेख किया गया है। हर स्तर की सरकार का अस्तित्व और अधिकार क्षेत्र को संविधान से गारंटी मिली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय ढांचे के उद्देश्य क्या है? तो इसका उत्तर देखें, संघीय ढांचे के 2 उद्देश्य होते हैं। पहला उद्देश्य है देश की एकता को बल देना, और दूसरा है क्षेत्रीय विविधता को सम्मान देना। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न नंबर 5, किसी आदर्श संघीय व्यवस्था के 2 पहलू क्या हैं? तो उत्तर देंगे, किसी भी आदर्श संघीय व्यवस्था के 2 पहलू होते हैं। एक तो है पारस्परिक विश्वास और साथ रहने पर सहमति।
प्रश्न नंबर 6, सबको साथ लाकर संघ बनाने से क्या तात्पर्य है? तो इस प्रकार की व्यवस्था में स्वतंत्र राज्य स्वतः एक दूसरे से मिलकर एक संघ का निर्माण करते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है कि वैसे राज्य अपनी स्वायत्ता बनाए रखने के साथ साथ अपनी सुरक्षा भी बढ़ा सकें। इस प्रकार की व्यवस्था में केंद्र की तुलना में राज्यों के पास अधिक शक्तियां होती हैं। इस प्रकार की संघीय व्यवस्था के उदाहरण है संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया। देखें क्वेश्चन नंबर 7, सबको जोड़कर, ये तो रिपीट हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, यूनियन लिस्ट से आप क्या समझते हैं? तो इस लिस्ट में राष्ट्रीय महत्व के विषय आते हैं। कुछ विषयों पर पूरे देश में एक जैसी नीति की जरूरत होती है, इसलिए उन्हें यूनियन लिस्ट में रखा जाता है। ऐसे विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास होता है। किसके पास? केंद्र सरकार। यूनियन लिस्ट के कुछ विषय जैसे देश की सुरक्षा, विदेश नीति, बैंकिंग, सूचना प्रसारण और मुद्रा। तो क्वेश्चन नंबर 9, स्टेट लिस्ट से आप क्या समझते हैं? तो जो विषय स्थानीय महत्व के होते हैं उन्हें स्टेट लिस्ट में रखा जाता है। ऐसे विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य के पास होता है, जैसे पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई। क्वेश्चन नंबर 10, साझा लिस्ट से आप क्या समझते हैं? ये 3 लिस्टें हैं, इनसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, तो आप इनको जरूर देखें। इस लिस्ट को कॉन्करेंट लिस्ट भी कहते हैं। वैसे विषय जो साझा महत्व के होते हैं इस लिस्ट में आते हैं। साझा लिस्ट के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों के पास होता है। यदि केंद्र और राज्य द्वारा बनाए गए नियमों में टकराव की स्थिति होती है तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है, जैसे शिक्षा, वन, ट्रेड यूनियन, विवाह, दत्तक अभिकरण और उत्तराधिकार। तो इस वाले चैप्टर में से बहुत कम प्रश्न बने हैं और महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो इनको जरूर देख के जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। सामाजिक विभाजनों की राजनीति को प्रभावित करने वाले 3 कारकों की चर्चा करनी है। तो 3 कारक देखें, पहला कौन सा है? अपनी पहचान को लेकर लोगों में यह धारणा रहती है कि यदि वह अकेले हैं तो उनकी पहचान कर पाना मुश्किल हो जाता है। अकेले हैं तो पहचान करना मुश्किल हो पाता है। दूसरी धारणा क्या है? तो राजनीतिक नेताओं द्वारा एक समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हुए यदि ऐसी मांगों को उठाया जाता है जो संवैधानिक है तो ऐसी मांगों को समायोजित करना आसान हो जाता है। और तीसरी धारणा, सरकार की प्रतिक्रिया, यदि किसी समुदाय की वाजिब मांगों को सरकार द्वारा नहीं माना जाता तो इससे सामाजिक विभाजन होता है, जिससे देश में अखंडता को खतरा हो सकता है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजनों का रूप ले लेते हैं? तो उत्तर देखें, बड़े देशों में सामाजिक अंतर का पाया जाना स्वाभाविक है स्वाभाविक, क्योंकि वहाँ हमें भिन्न प्रकार के लोग मिलते हैं भिन्न प्रकार के रंग, रूप, वेशभूषा, चाल, रहन सहन में एक दूसरे से काफ़ी अलग हो सकते हैं। लेकिन जब सामाजिक अंतर से लोगों में विशेष होने की भावना भरने लगती है तो इससे सामाजिक विभाजन का क्या होता है? जन्म होता है। और जब उनके साथ कोई और तत्व जुड़ जाते हैं तो उन्हें सामाजिक विभाजन का रूप लेते देर नहीं लगती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सामाजिक विविधता से आप क्या समझते हैं? तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, आने लायक प्रश्न। किसी भी समाज में विविधता तभी आती है जब उस समाज में विभिन्न आर्थिक तबके, धार्मिक समुदायों, विभिन्न भाषाई समूहों और विभिन्न संस्कृतियों और जातियों के लोग रहते हैं, तभी कौन क्या आती है? सामाजिक विविधता। प्रश्न नंबर 4, भारत एक विविधतापूर्ण देश है, यह हमें स्पष्ट करना है। तो उत्तर देखें, भारत देश विविधताओं का एक जीता जागता उदाहरण है। इस देश में दुनिया के लगभग सभी मुख्य धर्मों के अनुयायी रहते हैं। यहाँ हजारों भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग खान पान है, अलग अलग पोशाकें हैं और तरह तरह की संस्कृति हमें क्या होती है? दिखाई देती है। इससे हम कह सकते हैं कि भारत एक विविधतापूर्ण देश है। क्वेश्चन नंबर 5, यदि किसी सामाजिक समूह के लोग अपने आप को विशिष्ट मानने लगे तो इसका क्या परिणाम होता है? तो देखें, लोग अपनी सामाजिक पहचान को किस रूप में लेते हैं, इससे सामाजिक विविधता का राजनीति पर परिणाम तय होता है। यदि किसी खास समूह के लोग अपने को विशिष्ट मानने लगे तो फिर वे सामाजिक विविधता को गले नहीं उतार पाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, किसी समुदाय की मांग पर सरकार की प्रतिक्रिया का राजनीति पर क्या असर होता है? तो यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह देखें, इसका उत्तर, यह इस पर भी निर्भर करता है कि किसी समुदाय की मांग पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया होती है। यदि सरकार किसी समुदाय की मांग को उचित तरीके से मान लेती है, यानी किस तरीके से? उचित तरीके से, तो फिर उस समुदाय की राजनीति सबल हो जाती है, यानी प्रबल हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 7, सरकारी नौकरियों में आरक्षण से क्या लाभ हुए हैं? तो सरकारी नौकरियों में आरक्षण से कई लाभ हुए हैं। आज सरकारी तंत्र में समाज के लगभग हर वर्ग का प्रतिनिधित्व दिखाई देता है। इससे यह पता चलता है कि समाज के हर वर्ग को सत्ता की साझेदारी मिलने लगी। भारत एक मजबूत लोकतंत्र बनने की दिशा में क्या है? अग्रसर। ये सरकारी नौकरियों में आरक्षण से क्या है? लाभ। क्वेश्चन नंबर 8, सामाजिक विविधता को उचित सम्मान देने के लिए संविधान में क्या प्रावधान किए गए हैं? तो देखें, पहला प्रावधान था देश के हर वयस्क नागरिक को क्या हो? मताधिकार यानी वोट डालने का अधिकार। और दूसरा प्रावधान था अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लोगों को आरक्षण देना ताकि उन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा से क्या किया जा सके? जोड़ा जा सके। क्वेश्चन नंबर 9, तो ये थे इस वाले चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न जो भी बनते थे हमने सारे कवर किए। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाले अध्याय के साथ। और इससे पहले वाले वीडियो आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए क्योंकि ये वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। पूर्ण प्रश्न देखते हैं। ये वो प्रश्न है जो बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखें प्रश्न नंबर 1, एक पेय फसल का नाम बताएं तथा उसको उगाने के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों का विवरण दें। तो देखें पेय फसल यानी पीने लायक, तो उत्तर देखें चाय एक पेय फसल है। चाय की पैदावार उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु में अच्छी होती है। अब देखें इसकी अनुकूल परिस्थितियां देख रहे हैं, इसके लिए है गहरी मिट्टी और सुगम जल निकास वाले ढलुआ क्षेत्रों की जरूरत पड़ती है। चाय के उत्पादन में गहन श्रम की क्या होती है? आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर 2, भारत की एक खाद्य फसल का नाम बताएं और जहां यह पैदा की जाती है उन क्षेत्रों का विवरण दें। तो गेहूं एक खाद्य फसल है और पश्चिमी उत्तर के गंगा सतलुज के मैदान और दक्कन के काली मृदा वाले क्षेत्र में भारत के मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं। तो ये वाले जो क्षेत्र हैं ये गेहूं के मुख्य उत्पादक क्षेत्र है। गेहूं के मुख्य उत्पादक है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ भाग। तो ये थे। अब क्वेश्चन नंबर 3, सरकार द्वारा किसानों के हित में किए गए संस्थागत सुधार कार्यक्रमों की सूची बनानी है। तो सूची क्या बनानी है? लिखने हैं कि कितने संस्थागत सुधार किए गए, उनमें से कुछ लिखने हैं। तो देखें, पहला है हरित क्रांति, दूसरा है श्वेत क्रांति, तीसरा है भूमि सुधार। ऐसे सरकार के द्वारा कुछ सुधार किए गए। प्रश्न नंबर 4, दिन प्रतिदिन कृषि के अंतर्गत भूमि कम हो रही है, क्या आप इसके परिणामों की कल्पना कर सकते हैं? ऐसे प्रश्न भी परीक्षा में पूछे जाते हैं, इनका जवाब अपने स्वविवेक से देना होता है। तो उत्तर देखें, दिन प्रतिदिन कृषि के अंतर्गत भूमि कम होने से खाद्यान्न की कमी हो जाएगी। भोजन एक मूलभूत आवश्यकता है जिसके बिना हमारी उत्तरजीविता संकट में पड़ जाएगी। भोजन की कमी से समाज और अर्थव्यवस्था पर भी क्या पड़ेगा? बुरा प्रभाव पड़ेगा। प्रश्न नंबर देखें 5, श्रम के लैंगिक विभाजन से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर देखें कि जब ऐसा माना जाता है कि कुछ कार्य महिलाओं के लिए और कुछ पुरुषों के लिए ही बने हैं तो ऐसी स्थिति में श्रम का लैंगिक विभाजन हो जाता है और इसे श्रम का लैंगिक विभाजन कहते हैं। प्रश्न नंबर 6, आधुनिक भारत में नौकरियों में महिलाओं की क्या स्थिति है? तो महिलाओं की स्थिति भी देखें। आधुनिक भारत में नौकरियों में महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं है। ऊंचे पदों पर महिलाओं की संख्या काफी कम है। कई मामलों में यह भी देखा गया है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं को कम वेतन मिलता है, जबकि पुरुषों की तुलना में महिलाएं प्रतिदिन अधिक घंटे काम करती है। तो ये आज की स्थिति में अगर देखा जाए तो इसका विरोधाभास भी है। देखते हैं प्रश्न नंबर 7, भारत की राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कैसा है? उत्तर देखिए, भारत की राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत अच्छा नहीं है या नहीं कहा जा सकता है। विधायिकाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत खराब है। महिला मंत्रियों की संख्या भी बहुत कम है। प्रश्न नंबर 8, सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं? तो जब राजनीतिक वर्ग द्वारा एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़वाया जाता है तो इसे सांप्रदायिकता या सांप्रदायिक राजनीति कहते हैं। प्रश्न नंबर 9, जातिगत विभाजन किन कारणों से कम होते जा रहे हैं? देखिए ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कई सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन के कारण जातिगत विभाजन धूमिल पड़ते जा रहे हैं। आर्थिक विकास तेजी से होता, शहरीकरण, साक्षरता और चुनने की आज़ादी और गांवों में जमींदारों की कमजोर स्थिति के कारण जातिगत विभाजन कम होते जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 10, भारत सरकार किस स्थिति में धार्मिक मुद्दों में हस्तक्षेप करती है? तो भारत का संविधान सरकार को धार्मिक मुद्दों में तब हस्तक्षेप करने की इजाजत देता है जब विभिन्न समुदायों में समानता बनाए रखने के लिए यह जरूरी हो जाए। तो ये
अब देखते हैं। तो ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न इस वाले चैप्टर के भी, तो ये भी हमने देख लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले वाले अगर चैप्टर आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। पूर्ण प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, दबाव समूह और आंदोलन राजनीति को किस तरह प्रभावित करते हैं? तो इसका उत्तर देखें। दबाव समूह और आंदोलन निम्न तरीकों से राजनीति को प्रभावित करते हैं। इसके मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं? तो अपने मुद्दे के लिए जन समर्थन जुटाकर, पहला तो ये है। दूसरा, विरोध प्रदर्शन द्वारा सरकार पर दबाव बनाकर, और तीसरा है लॉबी बनाकर। तो ये थे पहला प्रश्न। प्रश्न नंबर 2, दबाव समूहों और राजनीतिक दलों के आपसी संबंधों का स्वरूप कैसा होता है, वर्णन करें। तो देखिए इसका उत्तर। सामान्यतः दबाव समूहों और राजनीतिक दलों के बीच कोई प्रत्यक्ष रिश्ता नहीं होता। क्या नहीं होता? प्रत्यक्ष रिश्ता नहीं होता। ये अक्सर एक दूसरे के विपरीत मान्यता रखते हैं। कौन सी मान्यता? विपरीत। लेकिन दोनों के बीच संवाद और मोल भाव चलता रहता है। राजनीतिक दलों के कई नए नेता दबाव समूहों से आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, दबाव समूह क्या है, कुछ उदाहरण बताने हैं। तो वैसे संगठन जो सरकार की नीतियों को प्रभावित करते हैं उन्हें हम दबाव समूह कहते हैं। क्या कहते हैं? दबाव समूह कहते हैं। एक दबाव समूह किसी राजनीतिक दल से भिन्न होता है क्योंकि यह जनता के लिए जवाबदेह नहीं होता। इसे जनता को जवाबदेही नहीं रहती इसकी। दबाव समूह की शासन में कोई भागीदारी नहीं होती, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन, ट्रेड यूनियन, वकीलों का संगठन आदि दबाव समूह के उदाहरण है जो सरकार पे क्या बनाती है? दबाव। प्रश्न नंबर 4, दबाव समूह और राजनीतिक दल में क्या अंतर है? तो राजनीतिक दल सीधे रूप से जनता के लिए जवाबदेह होते हैं, जबकि दबाव समूह के साथ ऐसा नहीं है। एक राजनीतिक दल या तो सत्ता में होता है या सत्ता हासिल करने के लिए काम करता है, लेकिन दबाव समूह के साथ ऐसा नहीं होता है। सत्ता हासिल करने के लिए कौन काम करता है? राजनीतिक दल। राजनीतिक पार्टी से आप क्या समझते हैं? जो संगठन देखिए इसका उत्तर, जो संगठन राजनीतिक प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी करते हैं उन्हें राजनीतिक पार्टी कहते हैं। जो प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी करते हैं उन्हें राजनीतिक पार्टी कहते हैं। राजनीतिक पार्टियां चुनाव लड़ती है, और क्यों लड़ती है? ताकि वो क्या कर सके? सरकार बना सके। प्रश्न नंबर 6, जन सामान्य के हित समूह पर एक टिप्पणी लिखिए। ये टिप्पणी वाले प्रश्न भी आते हैं बोर्ड परीक्षा में। देखिए, जन सामान्य के हित समूह पर एक टिप्पणी लिखनी है। तो उत्तर देखें। जो दबाव समूह सर्व सामान्य जन के हितों की रक्षा करते हैं उन्हें जन सामान्य के हित समूह कहते हैं। ऐसे दबाव समूह का उद्देश्य होता है पूरे समाज के हितों की क्या करना? रक्षा करना, जैसे ट्रेड यूनियन, स्टूडेंट यूनियन, एक्स आर्मी मैन एसोसिएशन और इस तरीके के अन्य। तो नेक्स्ट देखें प्रश्न नंबर 7, दबाव समूह अपने लिए जन समर्थन जुटाने के लिए क्या क्या करते हैं? तो देखें क्या क्या करते हैं। इसके लिए वे तरह तरह के रास्ते अपनाते हैं, जैसे कि जागरूकता अभियान, जनसभा, पेटिशन आदि। कई दबाव समूह जनता का ध्यान खींचने के लिए मीडिया को भी प्रभावित करने की क्या करते हैं? कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, दबाव समूह का राजनीतिक पार्टियों पर क्या प्रभाव पड़ता है? दो उत्तर देखिए। दबाव समूह और आंदोलन राजनीतिक पार्टियों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। किसी भी ज्वलंत मुद्दे पर उनका एक खास राजनीतिक मत और सिद्धांत होता है। जो करेंट मुद्दा जो होता है उस पे इनके अलग ही सिद्धांत और राजनीतिक मत होते हैं। हो सकता है कि कोई दबाव समूह किसी राजनीतिक पार्टी से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़ा हुआ हो। प्रश्न नंबर 9, दबाव समूह के समर्थन में कुछ तर्क लिखने हैं। तो देखें इसके तर्क। कुछ विचारकों का मानना है कि लोकतंत्र की जड़ें जमाने के लिए सरकार पर दबाव डालना उचित होता है। सरकार पर क्या डालना उचित रहता है? दबाव। ऐसा माना जाता है कि राजनीतिक पार्टियां सत्ता हथियाने के चक्कर में अक्सर जनता के असली मुद्दों की अवहेलना करती है और उनको नींद से जगाने का काम कौन करते हैं? दबाव समूह करते हैं। इसके महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। राजनीतिक पार्टी से आप क्या समझते हैं? तो देखें इसका उत्तर। लोगों का ऐसा समूह जो चुनाव लड़ने और सरकार बनाने के उद्देश्य से बनता है उसे क्या कहा जाता है? राजनीतिक दल कहा जाता है।
प्रश्न नंबर 2, राजनीतिक पार्टी के मुख्य घटक क्या-क्या होते हैं? तो मुख्य घटक कौन-कौन से हैं? नेता, सक्रिय सदस्य और अनुयायी। तीसरा प्रश्न, राजनीतिक पार्टी का मुख्य कार्य क्या है? तो उत्तर देखें, राजनीतिक पदों को भरना और सत्ता का इस्तेमाल करना ही किसी पार्टी का मुख्य कार्य होता है। प्रश्न नंबर 4, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राजनीतिक पार्टी क्या-क्या काम करती है? तो जैसे चुनाव लड़ती है, नीतियाँ बनाती है, कानून बनाती है, सरकार बनाती है, विपक्ष की भूमिका निभाती है, जनमत का निर्माण करती है और सरकारी मशीनरी तक लोगों की क्या पहुँच बनाती है। प्रश्न नंबर 5, किस प्रकार की पार्टी को राज्य स्तर की पार्टी का दर्जा मिलता है? तो किसे मिलता है? जिस पार्टी को विधानसभा के चुनाव में कुल वोट के कम से कम 6% वोट मिलते हैं। कितने प्रतिशत? 6%। और कम से कम 2 सीटों पर चुनाव जीतती है। कितनी सीटों पर जीतती है? 2। उसे राज्य स्तर की पार्टी कहते हैं। प्रश्न नंबर 6, किस प्रकार की पार्टी को राष्ट्रीय स्तर की पार्टी कहा जाता है? तो जिस पार्टी को लोकसभा चुनाव में 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों में किसमें देखना इसको, जिस पार्टी को लोकसभा चुनाव में या 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों में कम से कम 6% वोट मिलते हैं और जो लोकसभा में कम से कम 4 सीट जीतती है, उसे राष्ट्रीय स्तर की पार्टी की मान्यता मिल जाती है। प्रश्न नंबर 7, मान्यता प्राप्त पार्टी से आप क्या समझते हैं? तो भारत में निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए एक स्वतंत्र संस्था जिसका नाम क्या है? चुनाव आयोग। हर राजनीतिक पार्टी को चुनाव आयोग में रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। चुनाव आयोग की नज़र में हर पार्टी समान होती है, लेकिन बड़ी और स्थापित पार्टियों को कुछ विशेष सुविधाएं प्रदान की जाती है। इन पार्टियों को अलग चुनाव चिन्ह दिया जाता है जिसका इस्तेमाल उस पार्टी का अधिकतम उम्मीदवार ही कर सकता है। जिसका इस्तेमाल उस पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार ही कर सकता है। जिन पार्टियों को यह विशेष अधिकार मिलता है उन्हें मान्यता प्राप्त पार्टी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 8, भारत में किस प्रकार की पार्टी सिस्टम है? इसकी विवेचना करनी ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो भारत में मल्टी पार्टी सिस्टम है और यहाँ कई राजनीतिक पार्टियां हैं। हम भी जानते हैं भाजपा, कांग्रेस, आप, इस तरीके की बहुत सारी पार्टियां हैं। भारत के समाज में भारी विविधता है, इसलिए यहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम विकसित हुई है। मल्टी पार्टी सिस्टम में कई खामियां लगती है। कई बार इससे राजनीतिक अस्थिरता का माहौल भी बन जाता है और साल 2 साल में ही सरकार बदल जाती है। लेकिन भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में अलग अलग हितों और मत धारणाओं का सही प्रतिनिधित्व मल्टी पार्टी सिस्टम से ही संभव हो पाता है। तो यह है मल्टी पार्टी सिस्टम, इसमें बहुत सारी पार्टियां होती है। प्रश्न नंबर, तो ये थे इस वाले चैप्टर से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। इसमें यह है अध्याय 7, लोकतंत्र के परिणाम। इसके महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है? तो देखें, लोकतंत्र सरकार वैध होती है क्योंकि इसे जनता के द्वारा क्या किया जाता है? चुना जाता है। तो इस प्रकार से जनता के द्वारा चुनकर इसका क्या किया जाता है? गठन किया जाता है। प्रश्न नंबर 2, लोकतंत्र का सबसे अहम परिणाम क्या हुआ है? तो सबसे अहम परिणाम क्या है? तो उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध शासन इसका परिणाम हुआ है। प्रश्न नंबर 3, लोकतंत्र में अक्सर अहम फैसले लेने में देर होती है, क्यों? तो उत्तर देखें, लोकतांत्रिक सरकार में आम सहमति बनाने की जरूरत पड़ती है। आम मतलब सभी की उसमें सहमति होनी जरूरी है, इसलिए अहम फैसले लेने में क्या होती है? देर होती है। लोकतंत्र में आम सहमति से जो फैसले लिए जाते हैं उनका क्या लाभ होता है? तो लोकतंत्र में कोई भी फैसला आम सहमति से लिया जाता है। ऐसे फैसले वैध होते हैं क्योंकि वे जनता को मंजूर होते हैं। ऐसे फैसले वास्तव में लोगों की समस्या का क्या करते हैं? समाधान। प्रश्न नंबर 5, महिलाओं को समान अधिकार दिलवाने में लोकतंत्र की क्या भूमिका रही? देखते हैं, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। लोकतंत्र के कारण ही यह संभव हो पाया है कि महिलाएं समान अधिकारों के लिए संघर्ष कर पाई। आज अधिकांश लोकतांत्रिक देशों की महिलाओं को समाज में बराबर दर्जा मिला हुआ है। तानाशाह देशों में आज भी महिलाओं को समान अधिकार क्या नहीं है? प्राप्त नहीं है। प्रश्न नंबर 6, आर्थिक असमानता मिटाने में लोकतंत्र कहाँ तक सफल हो पाया है?
तो उत्तर देखें, लोकतंत्र अधिकांश देशों में आर्थिक असमानता मिटाने में असफल ही रहा है। प्रश्न नंबर 7, आप कैसे कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार वैध होती है? तो लोकतांत्रिक सरकार को लोगों द्वारा चुना जाता है, इसलिए ऐसी सरकार क्या होती है? वैध होती है। प्रश्न नंबर 8, लोकतंत्र किन स्थितियों में सामाजिक विविधता को संभालता है और उनके बीच सामंजस्य बैठाता है? आने लायक प्रश्न है। तो विविधता के कारण टकराव को पूरी तरीके से हटाया नहीं जा सकता, लेकिन लोकतंत्र में ऐसे टकराव को न्यूनतम स्तर पर रखना संभव हो पाता है। लोकतंत्र में आम राय से बात आगे बढ़ती है, लोकतंत्र में बढ़ती है आगे, और इस तरह से समाज के विभिन्न समूहों की आकांक्षाओं का सम्मान किया जाता है। यह दर्शाता है कि लोकतंत्र की तरह से सामाजिक विविधताओं को संभालता है और उनके बीच सामंजस्य बैठाता है। इस वाले चैप्टर से भी इतने ही प्रश्न थे जो परीक्षा में आने लायक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक आपने अगर पुराने वीडियो नहीं देखे तो जाकर उन्हें जरूर देखें। इसके भी देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। भारतीय लोकतंत्र के समक्ष प्रमुख समस्याएं क्या है? तो प्रमुख समस्याएं लिखनी है। तो पहली है जातिवाद, दूसरी है सांप्रदायिकता, तीसरी है भ्रष्टाचार, निर्धनता, अशिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई और अलगाववाद। ये प्रमुख समस्याएं हैं। देखिए प्रश्न नंबर 2, सांप्रदायिकता का क्या अर्थ है? इस सामाजिक बुराई से भारत को क्या क्या हानियां हुई? ये परीक्षा में आने वाला प्रश्न है। तो सांप्रदायिकता का अर्थ है अपने संप्रदाय के लिए दूसरे संप्रदाय की अवहेलना करना तथा सामाजिक और मानसिक रूप से उन्हें क्या करना? नुकसान पहुंचाना। तो अपने संप्रदाय के लिए दूसरे संप्रदाय की क्या करना? एक तो अवहेलना और उसे क्या करना? नुकसान पहुंचाना। यहाँ तक कि राष्ट्रीय हितों की भी क्या की जाती है? अवहेलना। जब सांप्रदायिकता का आधार धर्म हो तो उसे धार्मिक सांप्रदायिकता कहते हैं। और इस सामाजिक बुराई से भारत को क्या क्या हानियां हुई? तो इसके उदाहरण देखें। इस सामाजिक बुराई से 1947 में देश का विभाजन हुआ। इस सामाजिक बुराई से देश में कई प्रकार के सांप्रदायिक दंगे हुए, जिससे सैकड़ों लोगों की क्या गई? जाने। और इससे आपसी सद्भाव समाप्त होता जा रहा है। देखिए प्रश्न नंबर 3, आर्थिक विषमता लोकतंत्र की सफलता में किस प्रकार बाधक है? तो देखिए इसका उत्तर, आर्थिक विषमता के कारण धनी लोग निर्धन वर्ग का शोषण करते हैं। धनी लोग किसका करते हैं? निर्धन का। इसके कारण आपसी बंधुता की भावना समाप्त हो जाती है। आर्थिक असमानता के रहते हुए हम लोकतंत्र की सफलता की कामना नहीं कर सकते। और आर्थिक विषमता के कारण राजनीतिक समानता प्राप्त नहीं की जा सकती, जो लोकतंत्र की क्या है? निशानी नहीं है। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। महिलाओं की असमानता दूर करने के लिए कोई 3 उपाय। देखिए, महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना चाहिए। ठीक है, करना चाहिए। महिलाओं की असमानता दूर करने के लिए उन्हें उच्च शिक्षा की ओर क्या करना चाहिए? अग्रसर करना चाहिए। और महिलाओं को समानता दिलाने के लिए कानून बनाना चाहिए। प्रश्न नंबर 5, क्षेत्रवाद भारतीय लोकतंत्र के लिए किस प्रकार खतरा है? तो देखें, क्षेत्रवाद देश की एकता और अखंडता के लिए क्या है? खतरा। दूसरा इसका कारण है, क्षेत्रवाद को जन्म देने वाले क्षेत्रीय नेता कई बार अलग राज्य या देश की मांग करने लगते हैं। तीसरा है, क्षेत्रवाद के कारण राज्यों के मध्य विवाद उत्पन्न हो जाते हैं। और चौथा है, क्षेत्रवाद के कारण हिंसा में वृद्धि होती है तथा कानून व्यवस्था को गहरा आघात पहुंचता है। यह है क्षेत्रवाद वाला। प्रश्न नंबर 6, अच्छे लोकतंत्र की 3 विशेषताएं। ये महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाला प्रश्न है। ये इन वीडियो में हम जो प्रश्न कवर कर रहे हैं वो सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। तो देखें इसका उत्तर, अच्छे लोकतंत्र की विशेषता। तो लोगों द्वारा चुनी गई सरकार ही सारे फैसले लेती है। दूसरा, चुनाव में लोगों को अपने मत के अनुसार अपना नेता चुनने का अधिकार होता है। यह सर्वसाधारण के हितों की रक्षा करता है। चौथा, यह समानता के सिद्धांत पर कार्य करता है। कौन? लोकतंत्र। और यह नागरिकों में सभी प्रकार की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। नागरिकों को सभी प्रकार की स्वतंत्रता का क्या देता है? अधिकार। प्रश्न नंबर 7, लोकतंत्र के 3 अवगुण बताने। क्या बताने? अवगुण।
तो लोकतंत्र में जनता द्वारा अयोग्य व्यक्ति को भी चुन लिया जाता है तो वह शासक बन जाता है। यह गुणों की अपेक्षा संख्या को अधिक महत्व देता है और यह अस्थायी और खर्चीला शासन होता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, आतंकवाद शब्द से क्या अभिप्राय है? तो आतंकवाद एक ऐसा शब्द है जो लोगों के मनोमस्तिष्क में खौफ तथा डर पैदा करता है। जो लोग आतंकवाद फैलाते हैं एक ही उद्देश्य होता है, बम धमाके करके लोगों में डर फैलाना और अपनी नाजायज मांगे पूरी करवाना। तो इस चैप्टर से जो बनते थे वो सारे हमने देख लिए। ये बुक भी हमारी कंप्लीट हो गई। अब एक बुक और बचती है, उसे हम जल्द अपलोड करेंगे। मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।